हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाजी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए सेकेंड ईयर भारतीय राजनीतिक चिंतक इस सब्जेक्ट को कंटिन्यू करेंगे दोस्तों आज फिर से। और आज के सेशन में हम बात करेंगे जयप्रकाश नारायण के विभिन्न विचारों पर, क्योंकि इनके विचारों की एक लंबी लिस्ट रही है और इनके जो विचार थे वो काफी आधुनिक रहे थे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं, सेशन को शुरू करते हैं। और अब मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि ये वाला सब्जेक्ट अब ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। मुश्किल से इसमें 2 या 3 सेशन और होंगे, इसके साथ ही ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना। अगर आगे देखे इसी को कंटिन्यू करते हुए दोस्तों, तो देखिए इसमें सिर्फ दीनदयाल साहब बचे हैं, मात्र दीनदयाल साहब बचे हैं 4th यूनिट के अंदर। और 5th यूनिट में दोस्तों सिर्फ महिला विचारक बचे हुए हैं। तो महिला विचारकों में भी 4 महिला विचारकों पर हम चर्चा करेंगे। तो एक सेशन में 2-2 को ले लेंगे, जल्दी फिनिश हो जाएगा हमारे टॉपिक, ठीक है ना। तो मुश्किल से 3 या 4 सेशन मैक्सिमम होंगे, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। इसके साथ ही हमारा ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आपके एग्जाम से पहले मैं सब्जेक्ट कंप्लीट करवा दूंगा, सो आप लोगों के लिए हो चुका है, करवा दिया है, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं दोस्तों सेशन आज का, और देख लेते हैं कि आज के सेशन में हमें पढ़ना क्या क्या है। थोड़ा सा आपका दृष्टिकोण क्लियर हो जाता है यहां से कि आज के इस टॉपिक का हमारा पूरे टॉपिक का सारांश मतलब ये कि आज के इस कंप्लीट टॉपिक में हमें विशेषकर किन किन बातों पर चर्चा करनी है। तो नारायण साहब के, जयप्रकाश नारायण के जो विचार, जिन विचारों की हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, उसमें हमें विशेष रूप से उनके 4 दृष्टिकोण रहे हैं, या कहें कि 4 प्रकार की विचारधारा रही है जिसपे हमें आज चर्चा करने का मौका मिला है। लोकतंत्र संबंधी विचार सबसे पहले हम देखेंगे कि जयप्रकाश नारायण के लोकतंत्र संबंधी क्या विचार है। इसके अलावा सर्वोदय संबंधी विचार, दलीय व्यवस्था को लेकर के, और समग्र या कहें कि संपूर्ण क्रांति, है ना। ये 4 प्रकार के विचार हैं जो इन्होंने प्रस्तावित किए थे अपने राजनीतिक जीवन काल में। और चारों प्रकार के विचारों पर 1 बाय 1 करके इस पर कंटिन्यू करेंगे दोस्तों, और समझने का, व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए सेशन को आगे बढ़े। सेशन में उससे पहले एक महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको पढ़ लीजिए जिससे कि आपका एक दृष्टिकोण क्लियर हो जाए कि हमें जो है किस प्रकार के हमसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे कि लोकतंत्र संबंधी विचार इनके क्या रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करें या आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा सा इनके बारे में आप लोग जान लीजिए, नारायण साहब के बारे में। जयप्रकाश नारायण जो है दोस्तों, इनका एक अन्य नाम या कहें कि एक प्रचलित नाम भी रहा है जेपी, है ना। जेपी के नाम से इनको विशेष रूप से जाना जाता है। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए माफ कीजिएगा, कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। जयप्रकाश नारायण साहब को, इनका एक प्रसिद्ध नाम था, प्रचलित नाम था, इनका नाम था जेपी नाम से काफी ज्यादा फेमस थे और प्रचलित थे, है ना। जेपी के अलावा एक लोकनायक के नाम से भी इनको जाना जाता था। लोकनायक, जनता अपनी इच्छा से कहें कि जनता इन्हें बड़े ही सम्मान के साथ इन्हें लोकनायक के नाम से जानती थी, या लोकनायक के नाम से पुकारती थी। लोकनायक का मतलब होता है दोस्तों सभी का नायक, क्या था, सभी का नेता, है ना, संपूर्ण जनता का नेता। तो इसी कारण से इनको एक पदवी दी थी, जनता ने स्वयं दी थी, लोक नायक, ठीक है ना। तो जयप्रकाश नारायण साहब की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये इंदिरा गांधी के समकालीन थे, है ना। तो इंदिरा गांधी के समकालीन थे, मतलब क्या हुआ कि इन्होंने परतंत्र भारत से लेकर के स्वतंत्र भारत तक की पूरी यात्रा की, और उस संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था को इन्होंने देखा। अब जब देश गुलाम था, क्योंकि इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया, इसके बाद में सर्वोदय आंदोलन में भाग लिया, इन्होंने अपना स्वयं के आंदोलन भी चलाए जिसे जेपी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से विभिन्न आंदोलन करते हुए दोस्तों उन्होंने भारत की सभी प्रकार की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं रही थी, हर एक प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था, मतलब हर समय की राजनीतिक व्यवस्था से वो परिचित थे। तो जब भारत आजाद नहीं हुआ था, उस समय जब ये चर्चा होती थी कि भारत में हम लोकतंत्र लेकर आएंगे, तो जिस प्रकार के लोकतंत्र को लाने की बात परतंत्र भारत में की जाती थी,
की जाती थी। जब भारत आजाद हुआ, जब भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई, तो उस स्थापित लोकतंत्र में विभिन्न प्रकार की त्रुटियों को देख करके इन्होंने उस लोकतंत्र की धारणा का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि हालांकि जेपी साहब जो है लोकतंत्र के समर्थक रहे थे, लेकिन वो जिस प्रकार का लोकतंत्र चाहते थे, भारत की स्वतंत्रता से पहले जिस प्रकार के लोकतंत्र की बात हुई थी भारत में लाने की या भारत में स्थापित करने की, उस प्रकार का लोकतंत्र नहीं आ पाया था। बल्कि लोकतंत्र, देखिए, लोकतंत्र शासन प्रणाली को लागू करना बहुत आसान कार्य नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में विभिन्न प्रकार की बुराइयां विद्यमान होती है। या ऐसा माने कि सबसे ज्यादा अगर किसी शासन प्रणाली में बुराइयां होती है, दोष होते हैं, तो वो लोकतंत्र में सबसे ज्यादा होते हैं, है ना। तो जेपी साहब चाहते थे कि हमें एक ऐसा लोकतंत्र भारत के अंदर लेकर आना है जो इन सभी बुराइयों से पूरी तरह से मुक्त हो। अब चूंकि उनके समय जिस प्रकार के लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली भारत में विद्यमान हो चुकी है, स्थापित हो चुकी थी, उसमें विभिन्न प्रकार के दोष थे। जिसे उन्होंने कहा भी है कि इस लोकतंत्र प्रणाली में, ये लोकतंत्र प्रणाली जो है भ्रष्टाचार से युक्त हो चुकी है, भ्रष्टाचार समा चुका है। उनका मानना था कि भ्रष्टाचार की इस गंदगी को साफ करने की जिम्मेदारी, अब ये जो जिम्मेदारी है बुद्धिजीवियों और युवाओं को उठानी पड़ेगी। मतलब अब सिर्फ बुद्धिजीवी या फिर युवा लोगों को आगे आना पड़ेगा इस लोकतंत्र की इस गंदगी को साफ करने के लिए। इस लोकतंत्र को इस गंदगी से मुक्त करने के लिए बुद्धिजीवी और युवाओं को अब आगे आना पड़ेगा, आगे आकर के अपने प्रयास करने पड़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों, उनके समय का जो लोकतंत्र था, उस समय में जो बुराइयां थी, विभिन्न प्रकार से उन्होंने उसको उजागर करते हुए उस पर जो है चोट की है। चलिए, कोई बात नहीं। लोकतंत्र को दलीय शासन बनने से रोकना, देखिए उन्होंने कुछ जो है अपनी राय भी दी है कि लोकतंत्र जो है उसको दलीय शासन बनने से रोकना। क्या कहा उन्होंने कि लोकतंत्र में, देखिए ठीक है, राजनीतिक दल होने चाहिए, लेकिन पूरी तरह से एक जो शासन व्यवस्था है वो दलीय शासन व्यवस्था ना बन जाए, अन्यथा पूरा शासन दलों में सिमट जाएगा, राजनीतिक दलों में सिमट जाएगा और पूरा देश या कहें कि पूरी शासन व्यवस्था दलीय राजनीति मात्र बनकर रह जाएगी, राजनीति का अखाड़ा मात्र बनकर रह जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को दलीय शासन से बचाकर रखना होगा। इसके अलावा लोकतंत्र जो मतदान क्रिया में सिमट कर रह गया है उसे आगे बढ़ाना होगा, मताधिकार को वास्तविक बनाना होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जेपी साहब बोल रहे हैं उनके अनुसार मतदान क्रिया में भी विभिन्न प्रकार की बुराइयां समाहित थी, है ना। तो लोकतंत्र में जो विशेष रूप से ये जो बुराइयां थी, इनको ही समाप्त करने का इन्होंने यहां पर प्रयास किया था या अपने विचार व्यक्त किए थे। एक सेकंड दोस्तों, एक रिप्लाई आवश्यक है, करना पड़ेगा। ओके, ठीक है ना। तो देखिए लोकतंत्र का उन्होंने समर्थन किया है और लोकतंत्र को लेकर के उन्होंने जो अपने विचार प्रकट किए हैं वो सिर्फ इतने से व्यवहारिक रूप से ऐसे समझिए इसको कि उनके समय में जो लोकतंत्र स्थापित हुआ था भारत में, उस लोकतंत्र में जो बुराइयां थी, उन बुराइयों को वो दूर करना चाहते थे। अब उनमें क्या क्या बुराइयां थी, ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्होंने उठाकर ये बोल दिया कि जो लोकतंत्र है इसमें विभिन्न प्रकार की बुराई है, इसको दूर करना चाहिए। तो एक अच्छे विद्वान या कहें कि एक अच्छे विचारक की पहचान यहीं से होती है कि एक वो विचारक जो सिर्फ उनकी बुराइयों को उजागर करे और एक ऐसे विचारक जो उनकी बुराइयों को उजागर करने के साथ ही साथ में वो समाधान भी दे कि इन बुराइयों को कैसे समाप्त किया जा सकता है। और उन्हीं में से एक थे हमारे ये जेपी साहब, ठीक है ना। तो आइए आगे बढ़ते दोस्तों। तो जेपी साहब ने कुछ कहा, देखिए अपने शब्दों में उन्होंने कहा है कि मैं चाहता हूं कि हमारी वर्तमान राजनीतिक संस्थाएं उन सिद्धांतों पर आधारित हो जो प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था में प्रचलित थी। तो उनका मानना था कि हमारे प्राचीन भारत में जिस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था विद्यमान थी, हमें उस प्रकार की प्रणाली को अपनाने की आज आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से वह सामाजिक विकास की दिशा में सबसे अधिक स्वाभाविक होगा और वे सिद्धांत समाज विज्ञान की दृष्टि से अधिक सार्थक होगा। मतलब ये उनका यहां पर वास्तविक रूप से उनका कहने का प्रयास ये रहा था कि भारतीय समाज का विकास करने के लिए
और भारत में अगर हमें लोकतंत्र की प्रणाली को संचालित करना है तो उसके लिए हमें जो वर्तमान की जो बुराइयां हैं उन्हें समाप्त करते हुए हमें प्राचीन भारत की ओर देखना होगा। और प्राचीन भारत में जिस प्रकार की राजनीतिक प्रणाली को अपनाया गया था उस प्रणाली की हमें आज वर्तमान में आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हमारी परिस्थिति हमारा इतिहास यूरोप से अलग है। आज का जो लोकतंत्र है हमारे विभिन्न जो अन्य देश हैं उन देशों से प्रभावित है हमारा लोकतंत्र। तो अन्य देशों की राजनीतिक व्यवस्था से प्रभावित ना होकर के बल्कि हमें हमारे इतिहास से हमें प्रभावित तो होना चाहिए, तभी जाकर के हमारी समाज का या हमारे देश का संपूर्ण विकास सार्थक हो सकता है। क्लियर है? इसी के साथ में दोस्तों उन्होंने स्पष्ट कहा था कि आज का राजतंत्र पूरी तरह से विदेशी है, जिसकी भारत की मिट्टी में कोई जड़ नहीं है, मतलब भारत से उसका कोई सरोकार नहीं है। भारतीय जीवन जब तक फिर से आत्मनिर्भर और परस्पर सहयोग पर आधारित नहीं होगा तब तक स्वस्थ और आत्मनियंत्रित समाज जो है संभव नहीं है, मतलब समाज का हम पूर्ण विकास नहीं कर सकते। मतलब भारतीय समाज को हमें हर हालत में प्रत्येक प्रयास के माध्यम से आत्मनिर्भर और परस्पर सहयोग की धारणा पर आधारित करना होगा, तभी कहीं जाकर के एक स्वच्छ और स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना हम भारत में कर सकते हैं। जेपी साहब के अनुसार वर्तमान लोकतंत्र अनेक दोषों से युक्त है, जैसे भ्रष्टाचार, दल बदल, सार्वजनिक नैतिक का पतन हो चुका है। तो दोस्तों इन बुराइयों से देखिए उन्होंने लोकतंत्र जो वर्तमान लोकतंत्र था उसकी बुराइयों को भी उजागर किया है। साथ ही कहा है कि देखिए उन्होंने कि जैसे भ्रष्टाचार आज की वर्तमान हमारी शासन प्रणाली की एक विशेष पहचान बन चुकी है, विशेषता बन चुकी है। दल बदल, सार्वजनिक नैतिक का पतन, नैतिकता पूरी तरह से गायब हो चुकी है। लोकतंत्र को भ्रष्ट होने से रोकने के लिए जेपी ने कई सुझाव भी दिए, जैसे कि चुनावों निर्वाचनों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरा, चलते फिरते मतदान केंद्र की व्यवस्था की जानी चाहिए। सशक्त विरोधी दल का विकास होना चाहिए, जहां दलीय व्यवस्था है वहीं पर विरोधी दल भी सशक्त होना चाहिए। निर्वाचन का संपूर्ण व्यय सरकार को वहन करना चाहिए। इसके अलावा जेपी दल विहीन लोकतंत्र के समर्थक थे। दल विहीन, दलीय लोकतंत्र की अपेक्षा दल विहीन लोकतंत्र के समर्थक थे। और यदि हालांकि वो ये भी जानते थे कि लोकतंत्र में पूरी तरह से दलों को समाप्त करना संभव नहीं है। कौन दल? राजनीतिक दल, है ना। पूरी तरह से राजनीतिक दलों को समाप्त करना संभव नहीं है, लेकिन उनको कम जरूर किया जा सकता है। तो यदि पूरी तरह से दलों का उन्मूलन संभव ना हो तो उनकी भूमिका कम से कम कर देनी चाहिए, कम से कम हो जानी चाहिए। क्लियर है? चलिए इसी के साथ में दोस्तों, इसी के साथ में देखिए यहां पर लोकतंत्र को लेकर के जो विचार मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे जेपी साहब के, तो उनमें सिर्फ आपको इतना ही उन लोकतंत्र से संबंधित जो उनके विचार रहे हैं, विचार कि लोकतंत्र को लेकर के जेपी साहब ने क्या अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। जो वर्तमान या कहें कि समकालीन जो लोकतंत्र था उसमें जो बुराइयां थी उन बुराइयों को उन्होंने उजागर किया और उन बुराइयों को कैसे समाप्त किया जा सकता है उसको लेकर के उन्होंने यहां पर समाधान देने का प्रयास किया है। बस इतनी सी बात आपको इस वाले टॉपिक में कंप्लीट करनी है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम देखें इनके दूसरे मुद्दे पर या दूसरे विचार पर, सर्वोदय संबंधी विचार पर, तो दोस्तों सर्वोदय क्या था? ये सर्वोदय एक आंदोलन था जिसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था दोस्तों? तो गांधी जी ने किया था, है ना। गांधी जी ने किया था। उसके बाद में फिर अन्य नेताओं ने और इनने भी फिर बाद में, जैसे कि अगर हम आजादी के पहले की बात करें दोस्तों तो गांधी जी ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। उसके बाद में फिर जो है हमारे विनोबा भावे साहब ने इसका आजादी के बाद प्रयोग किया था। और फिर विनोबा भावे साहब के जो सर्वोदय अभियान था या आंदोलन था उसमें इन्होंने अपनी भागीदारी भी दी थी, इनकी सदस्यता ली थी, इसका साथ दिया था इसमें, है ना। तो सर्वोदय का सदस्य या कहें कि सर्वोदयी मतलब सर्वोदय के कार्यकर्ता बनने के बाद में सर्वोदय के संबंध में उन्होंने क्या विचार प्रकट किए हैं। सर्वोदय को भारतीय राजनीति या भारत की विभिन्न क्षेत्रों में सुधार को लेकर के कितना महत्वपूर्ण बताया था सर्वोदय को, वो सारी बातें हम अब इस टॉपिक में करने वाले हैं। तो सर्वोदय का अर्थ है सभी का उदय। सर्वोदय का अर्थ ही होता है दोस्तों सभी की उन्नति, है ना, सभी की उन्नति, क्योंकि सर्वोदय एक संस्कृत वर्ड है और इसका अर्थ क्या होता है? सभी की उन्नति। तो सर्वोदय का अर्थ क्या है दोस्तों? सभी का उदय या सबका विकास, ठीक है ना। सर्वोदय ऐसे वर्ग विहीन और शोषण विहीन समाज की स्थापना करना चाहता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति और समूह को अपने सर्वांगीण विकास के साधन और अवसर प्राप्त होंगे। सर्वोदय मानवकृत विषमता का निराकरण करना चाहता है और प्राकृतिक विषमता को हटाना चाहता है। यह जियो और जीने दो का उपदेश देता है। सिंपल सी बात है, सर्वोदय मतलब कि पूरी तरह से अहिंसा का प्रयोग करते हुए
जियो और जीने दो के उपदेश पर आधारित है। ठीक है ना। और ये सर्वोदय एक ऐसा आंदोलन था, पूरे आंदोलन के बारे में आप अच्छे से यहां पर समझने वाले हैं दोस्तों। तो इस जो आंदोलन दिया था विनोबा भावे साहब ने, उस आंदोलन के कुछ सिद्धांत है। वो सिद्धांत क्या थे दोस्तों कि सर्वोदय का मतलब क्या हुआ, सर्वोदय के जो कार्यकर्ता थे उनको सर्वोदय बोला गया है ना। तो सर्वोदय राज्य संस्था को अनावश्यक मानते थे। किसको? राज्य संस्था को अनावश्यक मानते थे। जो संस्था है, जो राज्य मतलब कि शासन व्यवस्था, यार सिंपल सी बात है कि जो जिस शासन व्यवस्था की अभी चर्चा हो रही है वो अनावश्यक, उसको अनावश्यक मानते थे। ये कौन सा लिया जाए, चलिए जैसे कलर, ठीक है ना। राज्य संस्था को अनावश्यक मानते थे। उनके अनुसार जब तक राज्य संस्था कायम रहेगी तब तक अन्याय और विषमता मिटने वाली नहीं है। तो जेपी साहब का मानना था कि अगर हमें भ्रष्टाचार, अन्याय और असमानता जो व्याप्त है समाज में, उसको अगर समाप्त करना है तो राज्य संस्था को समाप्त करना होगा। समाज के वर्तमान स्वरूप को सर्वोदय नकारता था, कि जो वर्तमान स्वरूप था समाज का उसे बिल्कुल भी सर्वोदय एक्सेप्ट नहीं करता था। नेक्स्ट कंडीशन थी सर्वोदय शासन का अंत करके निरपेक्ष समाज की स्थापना करना चाहता था। निरपेक्ष समाज का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जिस पर किसी का नियंत्रण ना हो, जिस पर कोई किसी पर शासन ना करे। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो ग्रामीण स्तर की जो प्राचीन राजनीतिक व्यवस्था थी हमारी, जो ग्रामीण या क्षेत्रीय स्तर पर शासन व्यवस्था संचालित होती थी, उस प्रकार की शासन व्यवस्था का ये समर्थन करते थे। सुव्यवस्था उनका मानना था, सर्वोदय का मानना था, या सर्वोदय के जो भी नेता थे उनका मानना था कि सुव्यवस्था अगर हमें लानी है तो सुव्यवस्था दंड से नहीं आती बल्कि लोक सम्मति से आती है। लोगों को जोड़िए, लोगों को समझाइए। जब लोगों में नैतिकता होगी तो अपने आप वहां पर सुव्यवस्था आएगी। सर्वोदय ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से परिचित हो, निर्भीक हो और सार्वजनिक मामलों के प्रबंध में सहयोगी हो तथा सभी कार्य पंचायतों के माध्यम से होने चाहिए। और जेपी की ग्राम स्वराज की धारणा सर्वोदय की धारणा ही है। तो देखिए दोस्तों, लास्ट वाले पॉइंट पर फोकस कीजिए। जो ग्राम स्वराज की धारणा थी, ये किसकी धारणा थी? ग्राम स्वराज की धारणा किसकी धारणा थी दोस्तों? मतलब यह कि ग्राम स्वराज से संबंधी जो विचार था सबसे पहले किसने दिया था? एक तरह से अगर देखा जाए तो पराधीन जो भारत था दोस्तों, परतंत्र जो भारत था, मतलब गुलाम भारत, उसमें सबसे पहले गांधी जी ने कहा था। गांधी जी इसके प्रबल समर्थक रहे थे, है ना, ग्राम स्वराज के प्रबल समर्थक थे। तो चूंकि गांधी से प्रभावित थे, तो गांधी जी से प्रभावित होने के कारण इन्होंने सर्वोदय का पूरा समर्थन दिया, जेपी साहब ने। और सर्वोदय का समर्थन देते हुए इन्होंने कहा कि अगर हम भारत में या भारतीय समाज में सुव्यवस्था लाना चाहते हैं तो ग्राम स्वराज की धारणा को स्थापित करना ही होगा, तभी कहीं जाकर के भारतीय समाज का पूर्ण विकास संभव है, अन्यथा नहीं। अन्यथा जो वर्तमान लोकतंत्र है वो लोकतंत्र सिर्फ जनता का शासन के नाम से जनता हमेशा थकती आ रही है और थकती चली जाएगी। स्पष्ट इनका इस प्रकार का मानना था। तो सर्वोदय विचारक दलविहीन लोकतंत्र के समर्थक थे। उनका मानना था कि जब तक राजनीतिक दलबंदी रहेगी तब तक शुद्ध लोकतंत्र की स्थापना संभव नहीं है। सर्वोदय हिंसात्मक साधनों के विरोधी थे। हृदय परिवर्तन में उनका दृढ़ विश्वास था। मतलब ये कि जैसा हमने पहले देखा था कि दंड की आवश्यकता नहीं है सुव्यवस्था लाने के लिए, बल्कि लोक सम्मति की आवश्यकता है, मतलब हृदय परिवर्तन की आवश्यकता है। क्लियर है? तो इस प्रकार दोस्तों उन्होंने सर्वोदय आंदोलन का पूरा समर्थन देते हुए वो सर्वोदय के जितने सिद्धांत थे उनका पूरा समर्थन दिया है। और इसके माध्यम से वो वर्तमान या कहें कि उनके समकालीन जो लोकतंत्र था उस लोकतंत्र की बुराइयों को समाप्त करने में सर्वोदय की बड़ी भूमिका का वो समर्थन करते थे। आई होप पांचों बिंदु आपके पूरी तरह से क्लियर हो चुके होंगे। तो जेपी साहब ने इस सिद्धांत के माध्यम से आचार्य विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन में भाग लिया। जेपी एक वर्ग विहीन, शोषण विहीन समाज की स्थापना के इच्छुक थे। वे इस कार्य हेतु गांधी जी और विनोबा भावे का रास्ते को ही सर्वमान्य मानते थे और सर्वोदय को एक साधन मानते थे, है ना। किसके लिए मानते सर्वोदय को एक साधन? एक स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना का एक साधन किसको मानते थे? वो सर्वोदय को मानते थे। जेपी ने कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक पद्धति का परित्याग करके अहिंसात्मक क्रांति के योद्धा के रूप में कार्य किया तथा सर्वोदय के माध्यम से देश की विभिन्न समस्याओं को
का हल खोजने का भी इन्होंने प्रयास किया है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये दूसरा जो सिद्धांत था, या कहें कि सर्वोदय को लेकर के जो विचार थे जेपी साहब के, लोकनायक जेपी साहब के, तो ये भी कंप्लीट आपका हो चुका है। थर्ड टॉपिक पर दोस्तों मूव करते हैं। थर्ड है दलीय व्यवस्था संबंधी विचार। तो अब यार देखिए, दलीय व्यवस्था को लेकर के तो अब आपका माइंड में पूरी तरह से क्लियर ही हो चुका होगा कि जेपी साहब दलीय व्यवस्था के तो पूरी तरह से विरोधी रहे थे, है ना, विरोधी थे। अब चूंकि उस समय देखिए, उस समय की अगर हम बात करें, जब ये अपने विचार प्रकाशित कर रहे थे, जिस समय ये अपने विचार प्रकाशित कर रहे थे, उस समय इंदिरा गांधी सरकार हुआ, इंदिरा गांधी की सरकार चली। उससे पहले भी अगर दोस्तों हम चले तो जवाहरलाल नेहरू, है ना, स्वतंत्रता के तुरंत बाद जवाहरलाल नेहरू की सरकार बनी, काफी लंबे समय तक चली। तो उस समय में गांधी जी का स्पष्ट मानना था कि जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री के पद के लिए अगर कोई भावनात्मक व्यक्ति की अगर कोई उम्मीदवार हो सकता है दूसरे नंबर पर, तो वो ये जेपी साहब ही हो सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब जवाहरलाल नेहरू साहब प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने कैबिनेट मंत्री के लिए इन्होंने जेपी साहब को कई बार आमंत्रित किया, लेकिन जेपी साहब ने स्पष्ट मना कर दिया और उन्होंने वो कभी भी इस राजनीति का हिस्सा नहीं बने, कभी भी इस राजनीति का हिस्सा नहीं बने। हमेशा उन्होंने इसका मना किया और हमेशा इससे दूर रहे। और ये जो शासन प्रणाली थी, या कहें कि जो राजनीतिक प्रणाली थी, जो इसकी बुराइयां थी, सिर्फ उन बुराइयों को खत्म करने का ये जीवन पर्यंत प्रयास करते रहे, ये सरकार का हिस्सा नहीं बने, ठीक है ना। तो जयप्रकाश नारायण, दलीय व्यवस्था के दोस्तों अगर हम बात करें तो जयप्रकाश नारायण, जैसा मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया था कि इन्होंने देश की गुलामी, मतलब कि ब्रिटिश भारत से लेकर के आजाद भारत तक की यात्रा की। तो इसी कारण से ये राजनीतिक दलों की जो भूमिका थी उससे ये पूरी तरह से असंतुष्ट हो चुके थे। क्यों? क्योंकि इन दलों की कार्यशैली को और उनकी स्थिति को ये बहुत अच्छे से समझते थे, जानते थे। वे एक दल विहीन शासन प्रणाली को इसीलिए चाहते थे। उनका मानना था कि जो दल है, राजनीतिक दल, जो राजनीतिक दल अपनी भूमिका निर्वहन कर रहे हैं, या जिन राजनीतिक दलों के माध्यम से शासन व्यवस्था संचालित हो रही है, उनका कार्यशैली बिल्कुल भी ठीक नहीं है, या स्थिति ठीक नहीं है। और हालांकि जो ये विचार दिए थे उन्होंने इंदिरा गांधी शासनकाल के समय में ही विचार दिए थे। तो इसका कुछ आलोचकों ने इनकी आलोचना ये बोलकर भी की थी कि ये इंदिरा गांधी की या कांग्रेस के खिलाफ थे, विरुद्ध थे, बल्कि ऐसा नहीं था। ये ना तो इंदिरा गांधी के विरुद्ध थे और ना ही कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध थे, ये तो सिर्फ व्यवस्था के विरुद्ध थे। किसके विरुद्ध थे? व्यवस्था के विरुद्ध थे। लोकतंत्र का वास्तविक आधार क्या होता है? लोक उपक्रम होता है, मतलब जनता होती है। एक लोकतंत्र है तो लोकतंत्र का एक वास्तविक आधार, जैसा कि हमारी प्रस्तावना में कहा गया है, क्या कहा गया है? हम भारत के लोग, है ना, हम भारत के लोग से हमारी प्रस्तावना स्टार्ट होती है, हमारा संविधान स्टार्ट होता है। और अंत कहां होता है? हम आत्मार्पित करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो जितनी भी व्यवस्थाएं हैं पूरी, वो सबकी सब जनता में ही निहित है ना। तो लोकतंत्र का वास्तविक आधार क्या है? जनता है। लेकिन ये सिर्फ जेपी साहब के अनुसार ये सिर्फ नाम मात्र का है, क्योंकि ये दुर्भाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि सिर्फ दुर्भाग्य की बात है कि जनता को अपने ऐच्छिक कार्यों को करने के लिए सही तरीके से प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, सही तरीके से प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। वर्तमान दलगत राजनीति नैतिकता को दबाने वाली है और षड्यंत्रों को प्रोत्साहित करने वाली है। जनता शासन में भाग नहीं ले पाती। आधुनिक राजनीतिक दल तो वास्तव में कुछ लोगों का एक छोटा शक्तिशाली समूह बन गया है, जो जनता के नाम से शासन करता है और लोकतंत्र एवं स्वशासन का भ्रम फैलाता है। देखिए, यह है दलीय व्यवस्थाओं की वास्तविकता, और इस वास्तविकता का उन्होंने खुल्लम खुल्ला प्रचार किया। उन्होंने वास्तविक रूप से बताया कि जो तत्कालीन समकालीन जो राजनीतिक दल है वो किस प्रकार से शासन व्यवस्था का संचालन कर रहे हैं, उनकी वास्तविकता क्या है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो ये राजनीतिक दल है, ये लोकतंत्र को शक्तिशाली बनाने पर नहीं बल्कि उसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। षड्यंत्र इसमें के अंतर्गत षड्यंत्र होते हैं, जिसके कारण और जनता जो है शासन में भाग नहीं ले पाती है। आधुनिक राजनीतिक दल है वो वास्तव में कोई दल ना होकर के कुछ शक्तिशाली लोगों का समूह है, जो जनता के शासन के नाम से शासन करते हैं, है ना। वो लोकतंत्र वो स्वशासन जैसा भ्रम फैलाते लोगों में कि ये तो लोकतंत्र है, स्वशासन है, जनता का शासन है।
हम तो बस उनके सेवक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। दलीय लोकतंत्र का एक बड़ा अभिशाप यह भी है कि सामाजिक कल्याण के लिए अगर समाज का विकास करना है तो समाज का विकास करने के लिए उन दलों पर निर्भर होना पड़ता है, राज की सत्ता पर निर्भर होना पड़ता है। जेपी साहब के अनुसार आज का भारत लोकतंत्र नहीं अपितु दल तंत्र है। क्या है? दल। और वास्तविक रूप से है ना, क्योंकि आज का भारत पूरी तरह लोकतंत्र कहां है, अब तो धनतंत्र भी बन चुका है। अगर किसी एक आम नागरिक जो कि योग्य है लेकिन वो राजनीति का हिस्सा नहीं बन सकता जब तक उसके पास धन नहीं होगा, है ना, तो धनतंत्र भी बन चुका है ये। तो लोकतंत्र नहीं अपितु क्या है? दल तंत्र है, जहां धन, संगठन और प्रचार पर आधारित राजनीतिक दल लोगों पर शासन करता है। उन्होंने खुल्लम खुल्ला पूरा मतलब उसकी पूरे तरह से उसका खुलासा करने का प्रयास किया राजनीतिक दलों का कि इन राजनीतिक दलों की वास्तविकता क्या है। तो जयप्रकाश के अनुसार संसद से लेकर ग्राम पंचायत तक वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना के लिए और लोगों में नागरिकता की भावना पैदा करने के लिए प्रत्येक स्तर पर एक साथ सत्याग्रह लाया जाना चाहिए। राजनीतिक दलों के विरुद्ध किए गए सत्याग्रह से ही लोग ये समझ पाएंगे कि हम सरकार के देखिए अच्छा सा वाक्य लिखा हो कि सरकार के स्वामी जो जनता है वो सरकार के स्वामी है या फिर उनके सेवक है ना, या वो जो राजनीतिक नेता है, जो राजनीतिक दल है या दलों की जो नेता है वो सरकार के स्वामी है या फिर उनके सेवक है। ये तभी समझ पाएंगे जब जनता सत्याग्रह छेड़ेगी इन दलों के विरुद्ध। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट है दलीय व्यवस्था। यार इसको चेंज नहीं किया, कोई बात नहीं दोस्तों। ये फोर्थ टॉपिक है, ये फोर्थ टॉपिक वाला विचार है। इसमें यहां पर रहेगा दलीय व्यवस्था की अपेक्षा समग्र क्रांति, है ना, समग्र क्रांति या संपूर्ण क्रांति संबंधी विचार। इसको ठीक कर लेंगे आप लोग, समग्र क्रांति या संपूर्ण क्रांति संबंधी विचार। ठीक है ना, समग्र क्रांति और संपूर्ण क्रांति संबंधी विचार, यहां से ये वाला कंसेप्ट है, ये चौथा कंसेप्ट है। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण का राजनीतिक क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या रहा दोस्तों? उनका एक समग्र क्रांति रही है। मतलब समझिए कि बाकी जो विचार दिए उन्होंने वो तो सब ठीक है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में इनका सबसे बड़ा अगर कोई योगदान है जेपी साहब का तो वो रहा है समग्र क्रांति या संपूर्ण क्रांति। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि यार देखिए समग्र क्रांति की बात कर रहे हैं ना, तो अभी तक आपने क्रांति शब्द सुना है। क्रांति का मतलब, तो क्रांति एक विशेष क्षेत्र को लेकर होती है, एक विशेष पर्टिकुलर क्षेत्र को लेकर होती है ना। और अभी तक हमने सिर्फ राजनीतिक क्रांतियां ही सुनी है कि राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्रता पाने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रांतियां हुई है। लेकिन जेपी साहब ने इस सोच से ऊपर उठ करके और उन्होंने विशेष क्रांति को जन्म दिया और एक विशेष क्रांति की अवधारणा उत्पन्न की। अब वो विशेष अवधारणा क्या थी दोस्तों? उन्होंने 7 क्षेत्र एक साथ धावा बोल दिया, 7 क्षेत्रों पर। उन्होंने कहा सिर्फ राजनीति नहीं, सभी क्षेत्रों को समेटेंगे हम, सभी क्षेत्रों को समेटेंगे। और सभी क्षेत्रों में कौन कौन आएंगे? राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, वैचारिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक। इस प्रकार से 7 क्षेत्रों को उन्होंने एक साथ समेट लिया और संपूर्ण राष्ट्र की जनता को आह्वान किया कि आइए मेरे साथ और समग्र क्रांति में हिस्सा लीजिए। वो 7 क्षेत्रों पर एक साथ धावा बोल दीजिए, 7 क्षेत्र में एक साथ क्रांति करेंगे और फिर देखते हैं विकास होता है कि नहीं। तो ये सबसे बड़ी देन थी इनकी भारतीय राजनीति में। तो जयप्रकाश नारायण का राजनीतिक क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान उनकी समग्र क्रांति रही है। उन्होंने देश के संपूर्ण क्रांति का नारा दिया है ना, देश को संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, संपूर्ण क्रांति का। तो और इस क्रांति की शुरुआत जो है 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान से उन्होंने एक विशाल सभा में घोषणा करते हुए की। और घोषणा में उन्होंने स्पष्ट कहा था कि ये एक लंबी लड़ाई है, या कहें कि ये एक लंबा रास्ता है और मंजिल बहुत दूर है, लेकिन जो भी इस लंबे रास्ते में हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं, संपूर्ण क्रांति में जो हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं, वो जो अपने हाथ उठाए, हमारा साथ दे। तो उनके इस आह्वान पर लाखों की संख्या में हाथ उठे और लाखों की संख्या में लोगों ने इस क्रांति में भाग भी लिया था, है ना। तो आपको याद क्या रखना दोस्तों, इस क्रांति की शुरुआत 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान से की थी। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने इसके स्वरूप को स्पष्ट करते हुए बताया था कि अब तक जो भी क्रांतियां हुई है वे राजनीतिक क्षेत्र तक ही सीमित थी, मतलब कि राजनीतिक क्षेत्र को लेकर के हुई है, राजनीति को लेकर हुई है। लेकिन यह क्रांति जीवन के सभी अंगों या सभी क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए होगी। कौन कौन से क्षेत्र? ये 7 क्षेत्र मैंने आप लोगों को बताया है। 7 क्षेत्रों में एक साथ क्रांति का जो है आह्वान किया था जेपी साहब ने। तो राजनीतिक क्षेत्र में हम आधुनिक विचार रखते हुए भी उन्होंने स्पष्ट कहा कि राजनीतिक क्षेत्र में हमने कई प्रयास किए। राजनीतिक क्षेत्र में
हमने कई प्रयास किए, विभिन्न प्रकार की क्रांतियां की, कई आधुनिक विचार रखे, लेकिन फिर भी हम सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में कोई विशेष परिवर्तन नहीं कर पाए। बल्कि ऐसा कहना भी उचित होगा कि राजनीतिक क्षेत्र को तो हमने समय दिया, अपना वक्त दिया, सब कुछ किया, वह परिवर्तन भी किया, हमने आजादी भी हासिल कर ली, लेकिन फिर भी हम हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को ठीक नहीं कर पाए। हमारी संस्कृति में अच्छे तत्वों के साथ में कुछ बुरे तत्व भी समाहित है, जैसे जाति प्रथा, दहेज प्रथा जैसी कई सारी कुरीतियां प्रचलित है। जाति प्रथा को नष्ट करने के लिए अनेक प्रयासों के बाद भी अभी तक ये जस की तस बनी हुई है। तो आर्थिक क्षेत्र में, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में देखा जाए तो आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। वर्तमान की जो चुनाव पद्धति है ये अत्यधिक महंगी होती जा रही है, जिसके कारण से एक आम व्यक्ति इसमें भाग नहीं ले सकता। ऐसे निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने की कोई व्यवस्था नहीं है जो जनता की आकांक्षाओं पर खरे नहीं उतरते। भ्रष्टाचार की शिकायतों को दूर करने के लिए लोकपाल जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। अपने भाषण में उन्होंने चीन का उदाहरण देते हुए कहा, किसका? चीन का उदाहरण देते हुए कहा था कि जब चीन में सांस्कृतिक क्रांति हुई थी उस समय चीन ने अपने विश्वविद्यालयों को बंद कर दिया था। जब चीन में सांस्कृतिक क्रांति हुई थी तब चीन ने अपने विश्वविद्यालयों को बंद कर दिया था। और जेपी साहब चाहते थे कि इसी प्रकार का कदम भारत में भी उठाया जाना चाहिए। भारत में भी विश्वविद्यालयों को बंद करके और भारत के जो छोटे छोटे गांव है, जो गंदी बस्तियां है, उन गंदी बस्तियों में उन विश्वविद्यालयों के स्टूडेंट को, छात्रों को, उन प्रत्येक नागरिक को पढ़ाने के लिए भेज दिया जाना चाहिए, है ना। जो दूर दूर जो गांव है, जो गंदी बस्तियां हैं, उसके प्रत्येक मनुष्य को पढ़ाया जाना चाहिए। किसके माध्यम से? आपके पास नहीं है कोई पढ़ाने वाले टीचर, कोई बात नहीं है, जो विश्वविद्यालय, जो कॉलेजों के छात्र हैं उनको भेज दीजिए, वो पढ़ा कर आएंगे उनको। तो इस प्रकार की एक सांस्कृतिक क्रांति की बात को बहुत ज्यादा आवश्यकता है। उन्होंने उपर्युक्त 7 क्षेत्रों में एक साथ क्रांति करने की बात की और उनके शब्द थे, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हमें पूरा समाज बदलना है, समाज के एक अंग को बदल दे, बाकी जो का त्यों सड़ा गला समाज लेकर आगे बढ़े, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वह अंग भी सड़ जाएगा। इसलिए सारे समाज के कलेवर को बदलना है, यही संपूर्ण क्रांति का सार है। क्लियर है? तो दोस्तों, संपूर्ण क्रांति मतलब कि प्रत्येक मानव के या भारत के प्रत्येक क्षेत्र में क्रांति, समाज के प्रत्येक क्षेत्र में क्रांति और प्रत्येक क्षेत्र में सुधार। तो इन्होंने, इनके इस वाक्य से स्पष्ट हो जाता है, जेपी साहब के इस वाक्य से स्पष्ट हो जाता है कि वे समाज के प्रत्येक क्षेत्र में सुधार चाहते थे। वो चाहते थे कि समाज का अगर एक क्षेत्र भी अगर रह गया सुधार करे बिना, तो वो जो एक क्षेत्र रहेगा ना, जो दूषित रहेगा, वो बाकी अन्य क्षेत्रों को भी दूषित कर देगा। इसलिए प्रत्येक क्षेत्र में सुधार होने चाहिए। क्लियर है दोस्तों? इस प्रकार से हमारा आज का सेशन होता है कंप्लीट जेपी साहब को लेकर के। और नेक्स्ट जो सेशन होगा दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी पर होगा, ठीक है। इसके बाद में महिला विचारकों पर भी हम सेशन कंटिन्यू कर देंगे। कुछ मेरे छात्रों का कमेंट थी कि सर महिला विचारकों को लीजिए, जल्दी से एग्जाम आने वाले हैं दोस्तों, तो एग्जाम से पहले ही कंप्लीट कर लेंगे, डोंट वरी, बहुत जल्दी कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन दोस्तों, तब तक आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।